हर तरफ चर्चा थी कि आजकल सागर के किनारे पर एक नया चेहरा नजर आ रहा है। कोई कुत्ते वाली महिला है, अ लेडी विद द डॉग। दिमित्री दिमित्रिच कुरोव के लिए याल्टा में हर चीज जानी पहचानी सी हो गई थी। उसे यहां आए 2 हफ्ते हो चले थे और अब वो भी नए आने वालों में दिलचस्पी लेने लगा था। वेर्ने के पेविलियन पर बैठे हुए उसने समुद्र तट पर मंझली कद की हल्के सुनहरे बालों वाली एक महिला को घूमते देखा। वो बैरेट पहने थी। बैरेट यानी एक लंबी चपटी प्यारी सी हैट, और उसके पीछे पीछे पोमेरियन नस्ल का एक छोटा सा सफेद कुत्ता दौड़ रहा था। और फिर वो दिन में कई बार पार्क में और बगीचे में उसे दिखाई दी। वो अकेली ही घूमती होती, वही बैरेट पहने और उसी सफेद कुत्ते के साथ। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, इसलिए सब उसे कुत्ते वाली महिला ही कहते थे, द लेडी विद द डॉग। उसे देखकर कुरोव सोचता, अगर इसका पति या कोई परिचित इसके साथ नहीं है तो इससे जान पहचान कर लेना बुरा नहीं होगा। गुरोव अभी 40 का भी नहीं हुआ था, पर उसके एक 12 साल की बेटी थी और 2 बेटे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। उसकी शादी जल्दी ही कर दी गई थी जब वो विश्वविद्यालय में 2य वर्ष का छात्र था, और अब उसकी पत्नी उससे 1.5 उम्र की लगती थी। वो एक रौबीली औरत थी, ऊंचा कद, सीधी देह, भौहें काली सी, और वो खुद को चिंतनशील व्यक्ति कहती थी। बहुत पढ़ती थी। वो अपने पति को दिमित्री नहीं बल्कि प्राचीन उच्चारण के नियमों के अनुसार दिमित्री ही कहती थी। गुरोव मन ही मन उसे अदूरदर्शी, संकीर्ण मना और अनाकर्षक मानता था। वो उससे डरता था, इसलिए घर के बाहर रहना ही उसे ज्यादा अच्छा लगता था। बहुत पहले से ही वो अपनी पत्नी के साथ बेवफाई करने लगा था, और अक्सर करता था। शायद यही कारण था कि स्त्रियों के बारे में उसकी राय अक्सर खराब ही होती थी, और जब उसके सामने औरतों की चर्चा चलती तो वो उन्हें घटिया नस्ल ही कहता। गुरोव को लगता था कि उसे इतने कटु अनुभव हो चुके हैं कि वो अब स्त्रियों को जो चाहे कह सकता है, लेकिन इस घटिया नस्ल के बिना 2 दिन भी जीना उसके लिए मुश्किल था। पुरुषों का साथ उसे नीरस लगता था। वो उनसे ज्यादा बात नहीं करता था और उसका व्यवहार बहुत औपचारिक सा होता था, पर स्त्रियों के बीच वो किसी तरह का संकोच अनुभव नहीं करता था। हमेशा बातचीत का विषय ढूंढ लेता, और स्त्रियों के साथ उसका व्यवहार भी बहुत स्वाभाविक होता था। उनके साथ चुप रहना भी उसे आसान लगता था। गुरोव के रंग रूप में, उसके स्वभाव में, सारे चरित्र में ही कोई अनबूझ सम्मोहन था, जिससे स्त्रियां सहज ही उसकी ओर आकर्षित हो जाती थीं। उसे इस बात का आभास था, और स्वयं उसे भी कोई शक्ति उनकी ओर खींच लिए जाती थी। कई बार के सचमुच के कड़वे अनुभवों से गुरोव कब का समझ चुका था कि किसी भी स्त्री के साथ घनिष्ठता, जो शुरू शुरू में जीवन में एक सुखद विविधता लाती है और एक प्यारा सा हल्का फुल्का रोमांस लगती है, भद्र लोगों के लिए, खासकर मॉस्को वालों के लिए, जो स्वभाव से ही मंथर और अनिश्चयी होते हैं, बड़ी मुश्किल समस्या बन जाती है और अंततः स्थिति असह्य हो जाती है। लेकिन हर बार किसी रोचक स्त्री से भेंट होने पर पुराने अनुभव की ये कटुता जाने कहां खो जाती थी, और जीवन का आनंद लेने को जी करता था। सब कुछ इतना सरल और मजेदार लगने लगता था। और एक दिन जब वो पार्क में खाना खा रहा था, बैरेट पहने वो महिला धीरे धीरे आकर बगल वाली मेज के पास बैठ गई। उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी चाल, उसकी पोशाक और केश विन्यास से गुरोव समझ गया कि वो संभ्रांत कुल की है, विवाहिता है।
याल्टा में पहली बार आई है, और ये कि वो अकेली है और यहां उसका मन नहीं लग रहा है। याल्टा जैसी जगहों में बिगड़े चाल चलन के जो किस्से सुनने में आते हैं, उनमें बहुत कुछ झूठ होता है। गुरोव उन्हें ओछी बातें समझता था और जानता था कि ऐसे किस्से ज्यादातर वही लोग गढ़ते हैं जो खुशी से पाप करते, बशर्ते उन्हें ऐसा करना आता। पर अब जब वो महिला उससे 3 कदम दूर बगल की मेज के पास आ बैठी, तो उसके मन में एक प्रलोभन जागा, जल्दी से एक क्षणिक संबंध बना लेने का एक अनजान स्त्री के साथ, जिसका वो नाम तक नहीं जानता। रोमांस का विचार उसके मनोमस्तिष्क पर हावी हो गया। गुरोव ने उस पोमेरियन कुत्ते को पुचकार कर बुलाया, और जब वो उसके पास आ गया तो उंगली हिलाई। कुत्ता गुर्राने लगा। गुरोव ने फिर से उंगली हिलाई। महिला ने उसकी ओर देखा और तुरंत ही आंखें नीची कर ली। ये काटता नहीं है, ये कहते हुए उसका चेहरा गुलाबी हो उठा। गुरोव ने कहा, क्या मैं इसे एक हड्डी दे सकता हूं? और जब महिला ने हां में सिर हिलाया तो गुरोव ने नम्रता से पूछा, आपको याल्टा आए काफी दिन हो गए? 5 दिन। अच्छा, मैं तो दूसरा हफ्ता काट रहा हूं। कुछ देर तक वे चुप रहे। समय तो जल्दी ही बीत जाता है, पर यह जगह बड़ी उकताऊ है। महिला ने गुरोव की ओर देखे बिना ही कहा। गुरोव बोला, यह कहना भी एक फैशन की बात है कि ये जगह बड़ी उकताऊ है। किसी कस्बे वस्बे में सारी उम्र रहते हुए तो लोग उबते नहीं, पर यहां आते ही शिकायत करने लगते हैं। हाय कितनी ऊब है, हाय कितनी धूल है। कोई सुने तो सोचे जनाब सीधे ग्रेनादा से पधारे हैं। वो हंस दी। फिर दोनों अपरिचितों की ही भांति चुपचाप खाना खाते रहे, पर खाने के बाद वे साथ साथ चल पड़े और उनके बीच हल्की फुल्की हास्य विनोद भरी बातचीत होने लगी। ये सामान्य सी बातें थी। वे घूम रहे थे और ये बातें कर रहे थे कि समुद्र पर कैसा विचित्र प्रकाश पड़ रहा है। जल का रंग कोमल नीला फिरोजी था और चांद की किरणें उस पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। ये बातें कर रहे थे कि दिन भर गर्मी के बाद बड़ी उमस हो रही है। गुरोव ने बताया कि वो मॉस्को का रहने वाला है और उसने भाषा और साहित्य की शिक्षा पाई थी, पर काम बैंक में करता है। कभी उसने ओपेरा में गाने की तैयारी भी की थी, पर फिर ये विचार छोड़ दिया और मॉस्को में उसके 2 मकान हैं। और महिला ने गुरोव को बताया कि उसका विवाह सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ, जहां वो 2 साल से रह रही है, और महीना भर वो याल्टा में रहेगी और फिर शायद उसका पति उसे लेने आएगा। वो साफ साफ नहीं बता पा रही थी कि उसका पति कहाँ काम करता है, प्रदेश के सरकारी कार्यालय में या जिला कार्यालय में, और उसे स्वयं इस बात पर हंसी आ रही थी। गुरोव ने यह भी जाना कि उसका नाम आन्ना सेर्गेयेवना है। होटल के अपने कमरे में लौटकर गुरोव उसके बारे में सोचता रहा कि कल शायद फिर उससे भेंट होगी। ऐसा होना ही चाहिए। जब वो सोने के लिए लेटा तो उसे ख्याल आया कि कुछ साल पहले तक वो महिला स्कूल में ही पढ़ती होगी, जैसे अब उसकी बेटी पढ़ रही है। उसे याद आया कि आन्ना सेर्गेयेवना की हंसी में, अपरिचित व्यक्ति के साथ बातें करने के उसके अंदाज में अभी कितना अलहड़ता भरा संकोच है। निश्चय ही वो जीवन में पहली बार ऐसे वातावरण में अकेली थी जहां दूसरों की नजरें उस पर थी, और मन में एक ही विचार छिपाकर पुरुष उससे बातें करते थे, और वो इस विचार को भांपे बिना नहीं रह सकती थी। गुरोव को उसकी सुकोमल गर्दन, उसकी हल्की सुरमई आंखें याद आईं। उसे देखकर मन में एक अलग सा एहसास होता है। ये सोचते हुए वो सो गया। उनकी जान पहचान हुए
एक हफ्ता बीत गया। छुट्टी का दिन था। कमरों में उमस हो रही थी, बाहर धूल उड़ रही थी, दिन भर प्यास सताती रही। गुरोव बार बार पेविलियन में जाता और कभी आन्ना सेर्गेयवना को सोडा वाटर लेकर देता, कभी आइसक्रीम खाने को कहता। समझ में नहीं आता था कि कहाँ जाया जाए। शाम को जब हवा जरा थम गई तो वे घाट पर गए स्टीमर देखने। घाट पर घूमने वालों की भीड़ थी। किसी के स्वागत के लिए लोग जमा थे, उनके हाथों में गुलदस्ते थे। और यहाँ याल्टा की सजी धजी भीड़ की दो विशिष्टताएं साफ देखी जा सकती थीं। अधेड़ महिलाएं युवतियों जैसे वस्त्र पहने थीं और बहुत से जनरल थे। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही थी, इसलिए स्टीमर देर से आया, जब सूरज डूब चुका था और घाट पर लगने से पहले देर तक इधर उधर मुड़ता रहा। आन्ना सेर्गेयवना आंखों के आगे लॉर्नेट पकड़े स्टीमर और सवारियों को देखती रही। लॉर्नेट यानी हाथ से पकड़ने वाला हैंडल वाला चश्मा। और जब वो गुरोह से कुछ कहती तो उसकी आंखें चमकने लगती। वो बहुत बोल रही थी, पर उसकी बातों में कोई तालमेल नहीं था। वो कुछ पूछती और उसी क्षण ये भी भूल जाती कि क्या पूछा। फिर भीड़ में उससे लॉर्नेट खो गया। सजी धजी भीड़ छंट रही थी और अब लोगों के चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे। हवा बिल्कुल थम गई थी। गुरोव और आन्ना सेर्गेयवना ये प्रतीक्षा करते से खड़े थे कि स्टीमर से और तो कोई नहीं उतर रहा। आन्ना सेर्गेयवना चुप थी, गुरोव की ओर नहीं देख रही थी, बस फूल सूंघे जा रही थी। गुरोव बोला, शाम को मौसम अच्छा हो गया है, अब कहाँ चले? चलो ना, गाड़ी लेकर कहीं चला जाए। आन्ना सेर्गेयवना ने कोई जवाब नहीं दिया। तब गुरोव ने उसके चेहरे पर आंखें गड़ा दी, सहसा उसे बाहों में भर लिया और उसके होठों पर चुंबन किया। फूलों की सुगंध और नमी उसके नथुनों में भर गई और उसने सहमी सी नजर इधर उधर दौड़ाई। किसी ने देखा तो नहीं? चलिए, आपके यहां चलें, वो हौले से बोला। और दोनों जल्दी जल्दी चल दिए। आन्ना सेर्गेयवना के कमरे में उमस थी। इत्र की महक आ रही थी जो उसने जापानी दुकान में खरीदा था। उसकी ओर देखते हुए गुरोव अब सोच रहा था, जीवन में कैसी कैसी मुलाकातें होती हैं। उसके जीवन में मीठे स्वभाव की बेफिक्र स्त्रियां आई थीं, जो प्रेम से हर्षा विभोर होती और क्षणिक सुख पाकर भी उसका आभार मानती। और उसकी पत्नी जैसी स्त्रियां भी आई, जिनके प्रेम में कोई सच्चाई न थी। वो बड़बोली थीं, बहुत बनती थीं। उनका प्रेम हिस्टीरिया की तरह उठता था और प्रेम में उनके हाव भाव ऐसे होते थे मानो ये प्रेम नहीं, मन की प्यास नहीं, बल्कि कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो करनी ही है। उसके जीवन में दो तीन बहुत खूबसूरत औरतें भी थीं, जिनके मन में भावनाओं का तूफान नहीं उठता था। बस कभी कभार चेहरे पर कोई ख्वाहिश उठ जाती कि जीवन जो कुछ दे सकता है उससे अधिक खसोट ले। और ये स्त्रियां जवानी की दहलीज लांघ चुकी थी, नखरे भरी थी, बुद्धिमान नहीं थी, सोचती विचारती नहीं थी, पर अपना हक जमाती थी। और जब गुरोव उनके प्रति उदासीन हो जाता तो उनका रूप उसके मन में घृणा जगाता और उनकी शमीज की लेस उसे मछली के शल्क जैसी लगती। लेकिन यहां वही संकोच, अनुभवहीन यौवन की वही अनगढ़ता थी और एक अजीब सी अनुभूति थी। ऐसी सकपकाहट सी महसूस हो रही थी मानो किसी ने सहसा दरवाजे पर दस्तक दे दी हो। अभी कुछ देर पहले इस कमरे में इन दोनों के बीच जो कुछ घटा था, उस पर आन्ना सेर्गेयवना की, इस कुत्ते वाली महिला की प्रतिक्रिया बड़ी विचित्र थी, बहुत गंभीर, मानो ये उसका पतन ही हो। ऐसा लग रहा था और ये अजीब बेमौके की बात थी। उसका चेहरा मुरझा गया था, गालों पर बाल लटक रहे थे। वो दुख में डूबी हुई विचार मग्न बैठी थी। ये अच्छा नहीं हुआ, वो बोली। अब
अब आप मुझे भी बुरी ही समझेंगे। कमरे में एक तरबूज रखा हुआ था। गुरोव ने एक फांक काटी और धीरे धीरे खाने लगा। आन्ना सेर्गेयेवना के रोम रोम से पाक दामनी का एहसास होता था। वो भोली भद्र स्त्री थी। उसका जीवन अनुभव अभी थोड़ा ही था। मेज पर जल रही एकमात्र मोमबत्ती की मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। स्पष्ट था कि उसके हृदय में घोर उथल पुथल हो रही है। अरे, मैं तुम्हें क्यों बुरी समझने लगा? गुरोव ने पूछा। हे भगवान, मुझे माफ करो, आन्ना सेर्गेयेवना ने कहा और उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। ये बहुत गलत हुआ। आन्ना, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मैं क्या सफाई दे सकती हूं? मैं नीच पतिता हूं। मुझे अपने आप से नफरत हो रही है और सफाई की बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने अपने पति को नहीं, अपने आप को धोखा दिया। चाहे जैसा भी है मेरा पति, पर मैंने गलत किया। पता है, जब उससे मेरी शादी हुई थी, मैं 20 साल की थी। बहुत इच्छाएं थी मेरे मन में। मैं जीना चाहती थी, जीना। मैं बहुत अच्छे जीवन की कल्पना करती थी। आप ये सब नहीं समझते, पर ईश्वर कसम, आज आज अपने आप पर मेरा बस नहीं रहा था। मुझे जाने क्या होता जा रहा था। पता है मैंने अपने पति से क्या कहा था? कि मैं बीमार हूं और यहां चली आई। और यहां भी मैं बावली सी, नशे की सी हालत में घूमती रही। और अब देखो क्या हालत है मेरी। मैं सिर्फ एक नीच कुलटा औरत हूं, जिसने अपने पति को, अपने परिवार को धोखा दिया। गुरोव ये सुनते सुनते उकता गया। उसे उसके भोलेपन पर और इस बेमौके के पछतावे पर खींच हो रही थी। यदि आन्ना सेर्गेयेवना की आंखों में आंसू न होते तो शायद वो यही समझता कि वो मजाक कर रही है या फिर नाटक। आन्ना, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम चाहती क्या हो? उसने गुरोव की छाती में अपना मुंह छिपा लिया और उससे सट गई। गुरोव, मैं जो भी कह रही हूं, सोच कर कह रही हूं। मुझ पर विश्वास कीजिए। भगवान के वास्ते मुझ पर विश्वास कीजिए। मुझे सच्चा पाक जीवन ही अच्छा लगता है। पाप से मुझे घिन है। मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या कर रही हूं। लगता है जैसे जैसे शैतान ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। बस 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 आना, वो बुदबुदा रहा था। फिर गुरोव बहुत देर तक उसकी निश्चल डरी हुई आंखों में आंखें डालकर देखता रहा, उसे चूमता रहा, धीरे धीरे प्यार से बातें करता रहा। और वो धीरे धीरे शांत हो गई। फिर उसका मन खिलने लगा और अब दोनों हंसने लगे। फिर जब वे बाहर निकले तो सागर तट पर एक भी व्यक्ति नहीं था। पूरा नगर निष्प्राण लग रहा था, परंतु तट से टकराता समुद्र अभी भी शोर कर रहा था। लहरों पर एक बड़ी सी नाव डोल रही थी और उस पर उनींदा सा लैंप टिमटिमा रहा था। एक घोड़ा गाड़ी लेकर वे ओरियांदा चले गए। अन्ना, पता है, होटल में मुझे तुम्हारा कुल नाम पता चला। बोर्ड पर लिखा था फोन दिदेदित्स। क्या तुम्हारा पति जर्मन है? गुरोव ने पूछा। हाँ, शायद उसका दादा जर्मन था और खुद उसका बपतिस्मा रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च में ही हुआ था। ओरियांदा में वे गिरजे से थोड़ी दूर एक बेंच पर बैठ गए और चुपचाप समुद्र की ओर देखने लगे। भोर के कोहरे के पीछे से याल्टा का हल्का सा ही आभास होता था। पहाड़ों की चोटियों पर निश्चल सफेद बादल छाए हुए थे। पेड़ों की पत्तियां हिलडुल नहीं रही थीं। टिड्डे झनकार कर रहे थे और समुद्र का नीचे से आता शोर शांति की, चिर निद्रा की बात कह रहा था। गुरोव सोचने लगा, जब यहां याल्टा और ओरियांदा नहीं थे
तब भी ऐसा ही शोर होता था, अब भी हो रहा है। और जब हम नहीं रहेंगे तब भी यही उदासीन दबा दबा सा शोर होता रहेगा। अब यहां एक युवा स्त्री के बगल में बैठे हुए, जो इस समय उषा की वेला में इतनी सुंदर लग रही थी, समुद्र, पर्वतों, बादलों और असीम आकाश के इस स्वर्गिक दृश्य पर विमुग्ध और शांत गुरोव के मन में यह ख्याल आ रहा था कि इस संसार में सभी कुछ कितना सुंदर है। कोई आदमी उनकी ओर आया, शायद चौकीदार रहा होगा। उन पर नजर डालकर वो चला गया, और ये छोटी सी बात भी इतनी रहस्यमय और सुंदर लग रही थी। दूर से आता एक जहाज भोर के उजाले में दिखाई दे रहा था। उस पर कोई बत्ती नहीं जल रही थी, और गुरोव ख्यालों के समंदर में डूबा जा रहा था। चुप्पी को तोड़ते हुए आन्ना सेर्गेयेवना ने कहा, देखो ना, घास पर ओस पड़ रही है। हाँ, अ, अब घर चलना चाहिए। वे शहर लौट आए। अब वे रोजाना दोपहर को सागर तट की सड़क पर मिलते, जलपान करते, खाना खाते, घूमते और सागर के मनोरम दृश्य का रसपान करते। आन्ना सेर्गेयेवना शिकायत करती कि उसे नींद ठीक से नहीं आती और उसके दिल में धुक-धुकी होती रहती है, इस डर से कि गुरोव के मन में उसके प्रति पर्याप्त आदर भाव नहीं है। यही सवाल वो बार बार गुरोव से पूछती रहती, और अक्सर पार्क में या बगीचे में जब कोई आसपास न होता तो गुरोव सहसा उसे अपनी ओर खींच लेता और जोर से चुंबन लेता। ये पूरी आराम तलबी, दिन दहाड़े ये चुंबन, जब ये डर लगा रहता कि कोई देख तो नहीं रहा। गर्मी और समुद्र की गंध, आंखों के सामने निरंतर झिलमिलाती सजीली पोशाकें और आराम से टहलते लोगों की भीड़, इस सब ने मानो उसे एक नया आदमी बना दिया। वो आन्ना सेर्गेयेवना से कहता रहता कि वो कितनी प्यारी है, उसमें कितना सम्मोहन है। वो प्रेम में अधीर हो उठता था। आन्ना सेर्गेयेवना से एक कदम भी दूर न हटता, और उधर आन्ना बार बार उससे ये स्वीकार करने को कहती कि वो उसकी इज्जत नहीं करता, उसे जरा भी नहीं चाहता और केवल एक बदचलन औरत मानता है। प्रायः रोज ही शाम को वे घोड़ा गाड़ी लेकर शहर से बाहर कहीं चले जाते, ओरेयांदा या झरने पर, और उनकी सैर बड़ी अच्छी रहती। मन में अनुपम भव्य सौंदर्य की छाप लिए हुए वो लौटते। आन्ना सेर्गेयेवना को पति के आने की प्रतीक्षा थी, परंतु उसका पत्र आया जिसमें उसने सूचित किया था कि उसकी आंखें दुख रही हैं और पत्नी से अनुरोध किया था कि वो जितनी जल्दी हो सके घर लौट आए। आन्ना सेर्गेयेवना जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी करने लगी। वो गुरोव से कहती, अच्छा हुआ जो मैं जा रही हूं, शायद मेरा भाग्य मुझे बचा रहा है। स्टेशन जाने के लिए उसने घोड़ा गाड़ी की। गुरोव उसे छोड़ने चला। दिन भर के सफर के बाद वे स्टेशन पर पहुंचे। जब दूसरी घंटी बज गई और आन्ना डिब्बे में बैठ गई तो वो लगातार गुरोव को निहारती जा रही थी। गुरोव ने पूछा, ऐसे क्या देख रही हो आन्ना? कुछ नहीं, आखिरी बार आपको देख रही हूं, आखिरी बार। वो रो नहीं रही थी, पर इतनी उदास थी कि बीमार लगती थी और उसका चेहरा कांप रहा था। मुझे आपकी याद आएगी, आपके बारे में सोचा करूंगी। भगवान आपका भला करे, आप खुश रहना। मुझसे जो भी गलती हुई माफ करना। अब हम सदा के लिए जुदा हो रहे हैं, और शायद यही ठीक भी है, क्योंकि क्योंकि हमें कभी मिलना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, चलती हूं, भगवान आपका भला करे। गाड़ी तेजी से चली गई। पल भर में ही उसकी आवाज भी सुनाई देनी बंद हो गई, मानो इस सब ने इस मधुर सपने और इस पागलपन को जल्दी से जल्दी समाप्त कर देने का षड्यंत्र रचा हो। और प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा गुरोव अंधेरे में आंखें गड़ाए टिड्डियों की झनकार और तार लाइनों की गूंज को यूं सुन रहा था मानो अभी होश में आया हो। और वो ये सोच रहा था कि उसके जीवन में ये भी बस एक घटना थी, एक अध्याय था जो समाप्त हो गया, और अब
अब बस एक याद रह गई है। वो विह्वल था, उदास था, और उसे हल्का सा प्रायश्चित हो रहा था इस युवा नारी के लिए जिससे उसकी मुलाकात फिर कभी नहीं होगी। उसने उसके साथ आत्मीयता भरा, सौहार्द भरा व्यवहार किया था, लेकिन उसके इस व्यवहार में भी, उसके लाड दुलार में, उसके लहजे में हल्के से व्यंग्य का पुट था। एक पुरुष का रूखा सा दंभ था जो उससे उम्र में दुगना पड़ा था। वो उसे बहुत भला आदमी समझती थी, जैसा वो वास्तव में नहीं था, और इस तरह अनचाही ही वो उसे धोखा देता रहा था। यहां स्टेशन पर शरद के आगमन का आभास हो रहा था। शाम की हवा में ठंडक थी। प्लेटफॉर्म से चलते हुए गुरव सोच रहा था, मुझे भी अब अपने घर मॉस्को लौट जाना चाहिए। मॉस्को में घर पर जाड़ों की तैयारी थी। कमरे गर्म किए जाने लगे थे। सुबह जब बच्चे स्कूल जाने को तैयार होते और चाय पीते तो बाहर अंधेरा होता। पाला भी पड़ने लगा था। जब पहला हिमपात होता है तो पहली बार स्लेज पर जाते हुए हिमधवल धरती, सफेद छतें बड़ी अच्छी लगती हैं। शीतल हवा सांस में खुलकर आती है और ऐसे समय में जवानी के दिनों की याद आती है। मौसम के बर्फीले एहसासों के सामने समुद्र की बातें सोचने की इच्छा नहीं होती। गुरोव मॉस्को का रहने वाला था और वापस आकर उसने खुद को वहीं के जीवन में डुबो लिया। जिस दिन वो मॉस्को लौटा उस दिन मौसम बड़ा सुहावना था। हल्का पाला पड़ रहा था और जब उसने अपना मोटा ओवरकोट और गर्म दस्ताने पहने और पेत्रेव का सड़क का चक्कर लगाया और जब शनिवार की शाम को गिरजों के घंटों की मधुर आवाजें सुनी तो हाल ही की यात्रा का और उन स्थानों का जहां वो होकर आया था सारा आकर्षण फीका सा पड़ गया। वो धीरे धीरे मॉस्को के जीवन में रमने लगा। अब उसका मन रेस्टोरेंट्स में, क्लबों में, पार्टियों में, समारोहों में जाने का होता और उसके अहम की इस बात से तुष्टि होती कि नामी वकील और कलाकार उसके यहां आते हैं, और ये कि डॉक्टर क्लब में प्रोफेसर के साथ वो ताश खेलता है और अब छक कर वो अपने प्रिय व्यंजन भी खाता था। उसका मानना था कि यही कोई एक आध महीना बीतते न बीतते आन्ना सेर्गेयेवना की याद धुंधली पड़ जाएगी और बस कभी कभी अपनी दिलकश मुस्कान लिए वो उसके सपनों में आया करेगी, जैसे उससे पहले की दूसरी स्त्रियां आया करती थीं। लेकिन महीने से अधिक बीत गया था। जाड़ा अपने पूरे जोर पर आ गया था, लेकिन अब भी उसकी याद में सब कुछ इतना स्पष्ट था मानो वो कल ही आन्ना सेर्गेयेवना से बिछड़ा हो, और यादें दिन पर दिन ताजी होती जा रही थी। शाम की उदासी में जब उसे अपने कमरे में बच्चों की आवाजें सुनाई देती, या जब वो रेस्टोरेंट में गीत संगीत सुनता, या फिर चिमनी में से बर्फीली आंधी की हू आ रही होती, उसके जहन में अचानक सब कुछ साफ उभर आता। सागर किनारे पर वो शाम, और पहाड़ों में भोर का कोहरा, और समंदर में दूर से आता जहाज, और वे चुंबन। वो कमरे के चक्कर काटता, सब कुछ याद करता रहता और मुस्कुराता जाता, और फिर यादें सपनों का रूप ले लेती और कल्पना में अतीत उस सब के साथ खुल मिल जाता। आन्ना सेर्गेयेवना को वो महज सपनों में ही नहीं देखता था, वो तो हर पल परछाई की भांति उसके साथ रहती थी और उस पर नजर लगाए रहती थी। आंखें मूंदता तो वो उसके सामने जीती जागती खड़ी होती और वो वास्तविकता से भी अधिक सुंदर, युवा और सुकोमल लगती, और उसे लगता कि वो स्वयं भी याल्टा में जैसा था उससे अब कहीं अधिक अच्छा है। शाम को किताबों की अलमारी में से, कमरे में बनी अंगीठी में से आन्ना उसकी ओर ताकती। वो उसकी सांसें, उसके कपड़ों की प्यारी सरसराहट सुनता। सड़क पर वो आती जाती औरतों को देखता। उसकी आंखें हर दम यही खोजती रहती कि इनमें से कोई उसके जैसी है क्या। और अब उसके लिए अपनी यादें अपने मन में ही बनाए रखना मुश्किल हो गया। लेकिन घर पर तो वो अपने प्रेम की चर्चा नहीं कर सकता था, और घर के बाहर भी कोई ऐसा नहीं था जिससे वो अपने मन की बात कह सके। किराएदारों से या बैंक में थोड़े ये बातें की जा सकती, और वो कहता भी तो कहता क्या। क्या तब वो प्रेम करता था?
क्या अन्ना सेर्गेयवना के साथ उसके संबंधों में कोई सौंदर्य था, कोई काव्यात्मकता, या केवल ये सिर्फ एक रोचक बात थी? और अब वो बस सामान्य तौर पर प्रेम की, स्त्रियों की ही बातें किया करता, और किसी को भी ये ख्याल ना आता कि मामला क्या है। बस उसकी पत्नी ही अपनी घनी भौहें हिलाकर कभी कभार कहती, दिमित्री, तुम्हें ये रसिया बनना जचता नहीं। एक शाम को ताश के अपने एक साथी के साथ डॉक्टर क्लब से निकलते हुए उससे रहा न गया, और वो धीरे से कह उठा, काश आपको पता होता याल्टा में कैसी मोहिनी से मेरी मुलाकात हुई। वो पिया हुआ आदमी अपनी स्लेज पर बैठकर चल पड़ा, पर सहसा उसने पुकारा, दिमित्री दिमित्रिच, क्या है? सही बात कह रहे हो तुम। है ना? हाँ, सही बात है। ये क्लब वाले ने आज बासी मछली पकाई थी, हैं? ये सुनकर गुरोव से कुछ कहा न गया। दरअसल वो सोच में पड़ गया, क्या कर रहा हूं मैं, किन लोगों के साथ वक्त बर्बाद कर रहा हूं, कैसी वहशियत है, कैसे कैसे बेहुदे चेहरे हैं, और ये कैसी बेकार रातें हैं, कैसे नीरस और फीके दिन हैं। बदहवास होकर ताश खेलना, ठूस ठूस कर खाना, शराब पीना, और फिर वही घिसी पिटी बातें करना। बेकार के कामों और फालतू बातों में ही सबसे अच्छा समय बीत जाता है, और अंत में रह जाता है एक तुच्छ निरुत्साह जीवन, मात्र बकवास। और इससे बचने का, कहीं भाग जाने का कोई रास्ता नहीं। ऐसा लगता है कि मैं किसी पागल खाने या जेल में बंद हूं। गुरोव सारी रात नहीं सोया। उसका मन विद्रोह करता रहा। फिर सारा दिन उसके सिर में दर्द होता रहा। इसके बाद की रातों में भी उसे ठीक से नींद नहीं आई। वो बिस्तर में बैठा सोचता रहता था, कमरे में चक्कर काटता रहता। बच्चों से वो तंग आ गया था, बैंक से तंग आ गया था। न कहीं जाने को मन करता था, न कुछ बात करने का। दिसंबर में बड़े दिन की छुट्टियों में वो सफर को तैयार हो गया। अपनी पत्नी से कहा कि वो किसी काम से पीटर्सबर्ग जा रहा है, और रवाना हो गया। किस लिए वो स्वयं भी नहीं जानता था। वो बस अन्ना सेर्गेयवना को देखना, उससे बात करना, और हो सके तो उससे एकांत में मिलना चाहता था। सुबह सुबह वो उसके नगर पहुंचा। होटल में उसने सबसे अच्छा कमरा लिया, जिसके फर्श पर मोटा कपड़ा बिछा हुआ था। मेज पर धूल से बदरंग हुआ कलमदान था, और कलमदान पर हाथ में टोप उठाए घुड़सवार चढ़ा हुआ था। घुड़सवार का सिर टूटा हुआ था। उसने दरबान से आवश्यक जानकारी ली कि फोन दिदेरिट्स यानी अन्ना का पति पुरानी कुम्हारों वाली गली में रहता है, जो इस होटल से ज्यादा दूर नहीं है। वो एक अच्छा खाता पीता आदमी है, उसके पास घोड़े हैं, और इस शहर में सब उसे जानते हैं। गुरोव धीरे धीरे चलता हुआ पुरानी कुम्हारों वाली गली में गया। वहां उसने मकान ढूंढ लिया। मकान के ऐन सामने काफी लंबा बदरंग सा जंगला था, जिस पर कीलें ठुकी हुई थी। ऐसे जंगले की कैद से तो कोई भी भाग जाना चाहेगा। कभी खिड़कियों और कभी जंगले की ओर देखते हुए गुरोव को यह ख्याल आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, आज छुट्टी का दिन है, और शायद उसका पति घर पर ही होगा। वैसे भी यूं एकदम घर में घुस जाना और अन्ना सेर्गेयवना को सकपका देना बड़ी बेहुदा बात होगी। अगर रुक्का यानी संदेशा भेजा जाए तो वो भी शायद पति के हाथ लगेगा, और तब सारा मामला बिगड़ जाएगा। सबसे अच्छा यही होगा कि मौके का इंतजार किया जाए। सो वो सड़क पर चक्कर काट रहा था, और इस मौके की ताक में था। उसने देखा कैसे एक भिखमंगा फाटक के अंदर गया और उस पर कुत्ते झपटे। फिर घंटे भर बाद उसे पियानो के स्वर सुनाई दिए। शायद अन्ना सेर्गेयवना पियानो बजा रही थी। अचानक बड़ा फाटक खुला और उसमें से कोई बुढ़िया निकली
उसके पीछे वही सफेद कुत्ता दौड़ा चला आ रहा था। गुरोव कुत्ते को बुलाना चाहता था, पर अचानक उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और घबराहट के मारे वो याद ही नहीं कर पाया कि कुत्ते का नाम क्या है। वो टहल रहा था और इस बदरंग जंगले के प्रति घृणा उसके मन में तीव्रतर होती जा रही थी। वो खिसियाता हुआ ये सोच रहा था कि शायद अन्ना सेर्गेयवना उसे भूल चुकी है और शायद किसी दूसरे के साथ मन बहला रही है। और एक युवा स्त्री के लिए जिसे सुबह से शाम तक ये कमबख्त जंगला देखना ही पता है, ऐसा करना बिल्कुल स्वाभाविक भी है। वो अपने कमरे में लौट आया। बड़ी देर तक निढाल बैठा रहा। फिर उसने खाना खाया और देर तक सोता रहा। जागा तो बाहर अंधेरा हो चुका था। अंधेरी खिड़कियों पर नजरें गड़ाए वो सोच रहा था, क्या बेवकूफी है ये सब, क्यों इतनी परेशानी मोल ली, और फिर दिन में सो भी गया, अब रात को क्या करूंगा। वो अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था, जिस पर अस्पतालों जैसा मटमैला सा कंबल बिछा हुआ था, और झुंझलाता हुआ वो अपने आप को चिढ़ा रहा था। हेलो, मिल गई कुत्ते वाली महिला, लेडी विद द डॉग। हेलो, हो गया रोमांस, बैठे रहो अब यहां। सुबह स्टेशन पर ही उसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा इश्तिहार दिखाई दिया था। गेशा का पहला प्रदर्शन होने वाला था। उसे ये याद आया और वो थिएटर को चल दिया। अब भी वो यही सोच रहा था, बहुत मुमकिन है कि वो पहला शो देखने आती हो। थिएटर भरा हुआ था। छोटे शहरों के सभी थिएटरों की भांति यहां भी फानूस के ऊपर धुंध छाई हुई थी। ऊपर की बालकनियों में खूब शोर हो रहा था। पहली कतार के आगे शो शुरू होने से पहले स्थानीय छैले पीठ पर हाथ बांधे खड़े थे। यहां भी गवर्नर के बॉक्स में गवर्नर की बेटी गले में कीमती फर डाले बैठी थी, और स्वयं गवर्नर पर्दे की ओट में था, बस उसके हाथ दिखाई दे रहे थे। रंगमंच का पर्दा हिल रहा था। ऑर्केस्ट्रा के वादक देर तक अपने साजों के सुर मिलाते रहे, जब तक लोग अंदर आ आकर अपनी सीटों पर बैठते रहे। गुरोव की नजरें उतावली सी इधर उधर दौड़ती रहीं। आन्ना सेर्गेयवना भी आई। वो तीसरी कतार में बैठी, और जैसे ही गुरोव ने उसे देखा, उसका दिल धक से रह गया, और उसके दिल से अचानक संदेह के सभी बादल छट गए। उसे एहसास हो गया कि अब सारे संसार में आन्ना सेर्गेयवना ही उसके लिए सबसे बढ़कर है, और कोई भी उसे इतना प्यारा नहीं है, उसके दिल के इतने निकट नहीं है। इतने लोगों की भीड़ का ही एक अंग लगती, हाथ में लॉर्नेट लिए ये छोटी सी नारी, जो किसी भी दृष्टि में असाधारण नहीं थी, वही अब उसका सब कुछ थी। उसका दुख, उसकी खुशियां, उसका एकमात्र सुख वही थी। बस इसी एक सुख की उसे कामना थी। और इस बेसुरे ऑर्केस्ट्रा के घटिया वायलिनों के स्वर सुनते हुए वो सोच रहा था कि वो कितनी प्यारी है। वो सोच रहा था और सपनों में खोता जा रहा था। आन्ना सेर्गेयवना के साथ एक नौजवान भी अंदर आया और उसकी बगल में बैठ गया। छोटी छोटी मूंछों और ऊंचे कद का, झुके कंधों वाला ये आदमी हर कदम पर सिर हिलाता, लगता था जैसे हर दम सलाम बजा रहा हो। शायद ये उसका पति ही था। उसकी लंबी आकृति, उसकी मूंछों और हल्के से गंजेपन में अर्दलियों जैसा जी हुजूरी का भाव झलकता था। उसकी मुस्कान में मिठास खुली हुई थी, और कोट के फ्लैप में किसी वैज्ञानिक संस्था का बिल्ला चमक रहा था। पहले इंटरवल में पति सिगरेट पीने चला गया। आन्ना सेर्गेयवना अपनी सीट पर ही बैठी रही। गुरोव उसके पास गया और मुस्कुराते हुए कांपते स्वर में बोला, हाय आन्ना। आन्ना सेर्गेयवना ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा और वो सन्न रह गई। उसने फिर एक बार और डरते हुए उस पर नजर डाली। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पंखा और लॉर्नेट एक ही हाथ में कसकर खींच लिए। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी,
ताकि बेहोश न हो जाए। दोनों चुप थे। वो बैठी हुई थी, गुरोव खड़ा था। उसके यूं सकते में आ जाने से सन्नसा। साजों के सुर मिलाने के स्वर आने लगे। अचानक सब कुछ बहुत भयानक लगने लगा, मानो चारों ओर से सब उनकी तरफ ही देख रहे हो। तब वो उठी और तेज कदमों से बाहर की ओर चल दी। गुरोव उसके पीछे पीछे चला। दोनों बेढंगे से चले जा रहे थे गलियारों में, सीढ़ियों पर कभी ऊपर कभी नीचे। उनकी आंखों के सामने भांति भांति की वर्दियां पहने लोग सबके सब बिल्ले लगाए झिलमिला रहे थे। महिलाएं झिलमिला रही थीं और खूंटियों पर टंगे ओवरकोट भी। आर पार की हवा आ रही थी और उसके साथ तंबाकू की तेज गंध। गुरोव का दिल बुरी तरह धड़क रहा था और वो सोच रहा था, हे भगवान, क्यों है इतने लोग यहां, और उफ ये ऑर्केस्ट्रा। और इसी क्षण उसे याद आया कि कैसे तब स्टेशन पर आन्ना सेर्गेयवना को विदा करके उसने मन ही मन कहा था कि सब कुछ समाप्त हो गया, कि अब वो फिर कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन ये अंत अभी कितना दूर है। संकरी अंधेरी सीढ़ी पर जिस पर लिखा था एम्फी थिएटर को रास्ता, वो थम गई, अभी भी स्तब्ध सी, चेहरे का रंग उड़ा हुआ। हांफती हुई वो बोली, हे भगवान, आपने तो मुझे डरा ही दिया, कितना डरा दिया। मेरे तो प्राण ही निकल गए। क्यों आ गए आप, क्यों? आन्ना, मेरी बात सुनो आन्ना। वो जल्दी से दबे दबे स्वर में बोला, भगवान के लिए समझने की कोशिश करो। आन्ना सेर्गेयवना उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में भय था, विनती थी, प्रेम था। वो टकटकी लगाए उसे देख रही थी ताकि उसके चेहरे मोहरे को अच्छी तरह से याद कर ले। गुरोव, गुरोव, तुम क्या जानो, तुमसे बिछड़कर मैं कितनी दुखी हूं, वो कहती जा रही थी। गुरोव, मैं सारा समय आपके बारे में ही सोचती रहती हूं, इन्हीं विचारों से मैं जिंदा हूं। लेकिन लेकिन मैं भूल जाना चाहती थी, भूल जाना चाहती थी। पर आप क्यों चले आए, क्यों, क्यों गुरु? ऊपर वाले छज्जे पर दो लड़के खड़े सिगरेट पी रहे थे और नीचे झांक रहे थे। लेकिन गुरोव को इस सब की कोई परवाह न थी। उसने आन्ना सेर्गेयवना को अपनी ओर खींचा और उसके चेहरे, गालों और हाथों पर चुंबनों की बौछार कर दी। ये आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसे परे हटाते हुए वो भयभीत सी कह रही थी, ये क्या हो गया है? हम दोनों पागल हो गए। गुरोव, आप चले जाइए, आज ही चले जाइए, अभी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूं। कोई कोई आ रहा है। सीढ़ियों पर कोई ऊपर से नीचे आ रहा था। आपको चले जाना चाहिए, आन्ना सेर्गेयवना फुसफुसाते हुए कह रही थी। सुना आपने, सुना आपने, जाइए। मैं मैं मॉस्को आऊंगी। मैं मैं कभी भी सुखी नहीं थी, अब भी सुखी नहीं हूं, और शायद कभी भी सुखी नहीं हो पाऊंगी, कभी नहीं। प्लीज, प्लीज गुरु, मेरे दुख को और मत बढ़ाइए। जाइए ना, जाइए। मैं जरूर मॉस्को आऊंगी, पर पर अब हमें बिछड़ना होगा। जाइए मेरे प्यारे, मेरे गुरु, विदा। उसने गुरोव का हाथ दबाया और जल्दी से नीचे उतरने लगी, मोड़ मोड़ कर उसकी ओर देखती जाती। उसकी आंखों से साफ था कि वो सचमुच ही सुखी नहीं है। गुरोव थोड़ी देर खड़ा रहा, नीचे से आती आवाजें सुनता रहा, और जब सब शांत हो गया तो उसने अपना ओवरकोट ढूंढा और थिएटर से बाहर निकल गया। अब आन्ना सेर्गेयवना उससे मिलने मॉस्को आने लगी। हर दूसरे तीसरे महीने वो अपने पति से कहती कि अपने स्त्री रोग के मामले में प्रोफेसर को दिखाने जा रही है, और मॉस्को चली आती।
उसका पति उस पर विश्वास करता भी और नहीं भी। मॉस्को आकर वो स्लाव बाजार होटल में ठहरती और तुरंत ही लाल टोपी वाले दरबान के हाथ गुरोव को संदेशा भेजती। गुरोव उससे मिलने जाता और मॉस्को में कोई ये बात नहीं जानता था। इसी तरह जाड़ों की एक सुबह को भी वो अन्ना से मिलने जा रहा था। दरबान पिछली शाम को आया था, पर वो घर पर नहीं था। इस वक्त उसकी बेटी भी उसके साथ थी, जिसे वो रास्ते में स्कूल छोड़ते जाना चाहता था। बड़े बड़े फाहों के रूप में बर्फ गिर रही थी। गुरोव बेटी से कह रहा था, देखो बेटी, इस समय तापमान 0 से 3 डिग्री ऊपर है, फिर भी बर्फ गिर रही है। पता है क्यों? नहीं। बात यह है कि इस समय पृथ्वी की सतह पर ही थोड़ी गर्मी है। वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में तो तापमान बिल्कुल दूसरा है। पिताजी, जाड़ों में बिजली क्यों नहीं कड़कती? उसने बेटी को इसका कारण भी समझाया। वो बोल रहा था, लेकिन मन ही मन ये सोच रहा था कि अब वो आन्ना सेर्गेयवना के पास जा रहा है, और कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसे ये पता हो, और शायद कभी पता होगा भी नहीं। उसके 2 जीवन थे। एक प्रत्यक्ष जीवन जिसे सब लोग देखते और जानते थे, और जो उसके सभी परिचितों और मित्रों के जीवन जैसा ही था, और दूसरा जीवन सबकी नजरों से छिपा हुआ था और परिस्थितियों का कुछ ऐसा विचित्र, शायद आकस्मिक संयोग ही था जो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण, रोचक और आवश्यक था, जिसमें वो सच्चा था और अपने आप को धोखा नहीं देता था। यही वो असली जीवन था जो सबकी नजरों से छिपा हुआ था, गुप्त था, और वो सब जो उसका झूठ था, वो नकाब था जिसे वो अपनी सच्चाई छिपाने के लिए पहने रखता था। अब गुरोव जो कुछ भी देखता उस पर विश्वास नहीं करता था। हमेशा यही सोचता था कि हर आदमी के सच्चे और सबसे रोचक जीवन पर रात्रि के अंधकार जैसी रहस्य की चादर पड़ी होती है। हर किसी का निजी अस्तित्व रहस्य के आवरण में छिपा रहता है, जैसा कि मेरा। और शायद इसीलिए हर सभ्य आदमी इस बात के लिए बेचैन रहता है कि उसके निजी रहस्य का पर्दा उठाने की कोई कोशिश न हो। बेटी को स्कूल छोड़कर गुरोव स्लाव बाजार को गया। होटल में नीचे ही उसने अपना ओवरकोट उतारा, ऊपर गया और हौले से दरवाजे पर दस्तक दी। आन्ना सेर्गेयवना हल्के सुरमई रंग की उसकी मनपसंद पोशाक पहने थी। सफर और इंतजार से थकी वो पिछली शाम से उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो मुस्कुरा नहीं रही थी। गुरोव अंदर आया ही था कि आन्ना सेर्गेयवना ने उसकी छाती में सिर छिपा लिया और फिर उन्होंने चुंबन किया। उनका चुंबन इतना लंबा था कि मानो वे बरसों से ना मिले हों। कैसी हो आन्ना? गुरोव ने पूछा। ठहरो, अभी बताती हूं। बोला नहीं जाता, उससे बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि वो रो रही थी। गुरोव की ओर पीट करके उसने अपनी आंखों पर रुमाल रख लिया। कोई बात नहीं, थोड़ा रो ले, जी हल्का हो जाएगा। मैं जरा देर बैठ लूं। ये सोचते हुए गुरोव आराम कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने घंटी बजाई और चाय मंगाई, और जब वो चाय पी रहा था तब भी आन्ना सेर्गेयवना खिड़की की ओर मुंह किए खड़ी थी। वो भावावेग से, इस शोकमय चेतना से रो रही थी कि उनका जीवन कितना दुखद है। वे छिप छिप कर ही मिलते हैं, चोरों की तरह लोगों की नजरों से बचते हैं। क्या उनका जीवन बर्बाद नहीं हो गया है? आन्ना, बस अब रहने भी दो ना। देखो, इतना परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है, गुरोव ने कहा। दरअसल गुरोव को पूरा विश्वास था कि उनके इस प्रेम का अंत शीघ्र नहीं होगा। जाने कब होगा। आन्ना सेर्गेयवना से उसका लगाव बढ़ता जा रहा था। वो भी उसकी पूजा करती थी, और उससे ये कहने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी कि आखिर कभी तो इस सब का अंत होना ही चाहिए। गुरोव ने पास जाकर उसके कंधों पर हाथ रखे ताकि उसे दुलारे, कोई खुश करने वाली बात कहे, पर तभी उसकी नजर
शीशे में अपनी परछाई पर पड़ी। उसके बाल सफेद होने लगे थे। उसे यह अजीब लगा कि पिछले कुछ वर्षों में उस पर ढलती हुई उम्र की छाप इतनी साफ हो गई है। उसमें एक फीकापन आ गया है और वे कंधे जिन पर उसके हाथ थे अभी गर्म थे, कांप रहे थे। उसके मन में इस जीवन के प्रति सहानुभूति उमड़ रही थी, जिसमें अभी इतनी गर्माहट थी, जो अभी इतना सुंदर था, पर शायद जो उसके जीवन की ही भांति शीघ्र ही मुरझाने लगेगा, फीका पड़ने लगेगा। गुरोव के मन में ख्याल आया कि आन्ना उससे इतना प्यार क्यों करती है। दरअसल स्त्रियों ने सदा ही उसे वैसा नहीं समझा था जैसा वो वास्तव में था, और वे स्त्रियां भी स्वयं उससे नहीं बल्कि उस व्यक्ति से प्रेम करती थी जो उनकी कल्पनाओं के साथी जैसा था। लेकिन बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता तब भी वह उससे प्रेम करती रहती, और शायद इसीलिए उनमें से कोई भी उसके साथ सुखी नहीं हो पाई थी। समय बीतता गया था, कईयों से उसका संबंध जुड़ा और टूटा, लेकिन एक बार भी गुरोव ने किसी से प्रेम नहीं किया था। जो कुछ हुआ था उसे कुछ भी कहा जा सकता था, बस वो प्रेम नहीं था। अब कहीं जाकर जब उसके बाल सफेद होने लगे थे, उसके मन में सच्चा प्रेम जागा था, जीवन में पहली बार। आन्ना सेर्गेयेवना और गुरोव एक दूसरे से प्रेम करते थे, बहुत ही करीबी, सगे लोगों की तरह, पति पत्नी की तरह, अच्छे दोस्तों की तरह। उन्हें लगता था कि स्वयं भाग्य ने उन्हें एक दूसरे के लिए बनाया है, और उन्हें यह बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि हम दोनों शादीशुदा क्यों हैं। ये मानो दो पक्षी थे, नर और मादा, जिन्हें पकड़कर अलग अलग पिंजरों में बंद कर दिया गया था। उन्होंने एक दूसरे को उन सब बातों के लिए माफ कर दिया था जिनके कारण वे अपने अतीत पर लज्जित होते थे। वर्तमान में भी एक दूसरे को सब कुछ माफ करते थे, और दोनों ये अनुभव करते थे कि उनके प्रेम ने उन्हें कितना बदल दिया है। आन्ना के लिए गुरोव का दिल गहरी सहानुभूति से भरा हुआ था। वो और सच्चा और स्नेही होना चाहता था। बस करो ना आन्ना, बहुत रो ली, अब बस करो। चलो अब कुछ बातें करते हैं, कोई उपाय सोचते हैं। फिर वे देर तक बातें करते रहे, सोचते रहे कि कैसे इस तरह छिप छिप कर मिलने की, धोखा देने की, अलग अलग शहरों में रहने की और देर तक न मिलने की लाचारी से छुटकारा पा सके। कैसे इन असह्य बंधनों से छूटे, कैसे कैसे कैसे। और लगता था कि बस थोड़ा सा जतन और करने पर वे कोई हल ढूंढ लेंगे, और तब नया सुंदर जीवन आरंभ होगा। और दोनों इस बात को समझ चुके थे कि मंजिल अभी दूर है, और सबसे जटिल, सबसे कठिन रास्ता तो अभी शुरू ही हुआ है।